अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुकालमा रज़ी के साथ और आज मैं मुकालमा करने जा रहा हूँ नैयर मुस्तफ़ा साहब के साथ। नैयर मुस्तफ़ा की बहुत सारे हवाले हैं। वो इस समाज में जो हमारा समाज है, इस समाज में तो वो डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर पहचाने जाते हैं। उनका मनसब है एक, और वो साउथ पंजाब की बेहतरी के लिए काम करते हैं। और लेकिन हम जो लिखने वाले हैं, हमारे नज़दीक उनकी जो अहमियत है वो एक लिखारी की हैसियत से है। और लिखारी भी ऐसा कि नसर लिखना एक मुश्किल काम है, जिसकी नसर का मैं हमेशा से मोतरफ़ हूँ। और फिर वो सिर्फ नसर ही नहीं, वो आर्ट के मुख्तलिफ शोबों के साथ वो वाबस्ता होते हैं। वो कहीं सदाकारी कर रहे होते हैं, कहीं अदाकारी कर रहे होते हैं, कहीं वो थिएटर के साथ जुड़े होते हैं, कहीं वो पुतली तमाशे के लिए काम कर रहे होते हैं। और ये आज के डिजिटल ज़माने में जब हम चीज़ों को डिजिटल की तरफ लेके जा रहे हैं, तो नैयर मुस्तफ़ा ने बहुत अरसे से ये सारा काम शुरू किया। मेरा इनका एक पुराना तारुफ है, तो इनके साथ इनकी दोनों हैसियतों के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नैयर, वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? ठीक है नैयर, आपकी मेरी मुलाकात हुई थी, मुझे याद पड़ता है। एक लड़के से मैं मिला था, और मैं उस ज़माने में, आज से कोई 15 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया होगा इस बात को, मैं रोज़नामा जंग में होता था, और आपकी किताब आई थी नर्क में नर्तकी। वो ज़ाहिर नाम भी हमें फैसिनेट किया था उस किताब का, और उन्हीं दिनों आप वो मुझे शायद किताब देने आए थे, और मेरा आपका पहला तारुफ हुआ था। और एक नौजवान को जब हम देखते हैं, बहुत से नौजवान आते हैं किताबें लेने के लिए, तो हम उसको लाइट ले रहे होते हैं चीज़ों को, लेकिन उस किताब को जब मैंने पढ़ा तो उस किताब ने मुझे हैरान किया था। फिर आपके साथ एक तवील अरसा मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। फिर मैं किसी और दुनिया में चला गया, और बहुत सारे मसाइल थे, मीडिया में आ गया, रोज़गार के सिलसिले, आप तालीम हासिल करते रहे, चलते रहे, आगे चलते रहे। फिर मेरा आपका तारुफ जो है ये 1-2 साल पहले दोबारा हुआ। तो मैं वहीं से शुरू करूँगा कि आप का जो इब्तदाई ज़माना है आपका, वहाँ से हम बात शुरू करेंगे कि आर्ट्स फोरम का आपका एक बैकग्राउंड है, खालिद सईद साहब का, डॉक्टर आमिर सुहेल, इन सब ने आपकी तरबियत जिन लोगों ने की, जिस माहौल से आप किताब से साथ जुड़े, उससे आगाज़ करते हैं। कुछ बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया इस प्रेस्टिजियस फोरम पर मुझे बुलाने के लिए। यादों की बारात खुल गई है आपकी इन बातों के साथ, वो पूरा एक नॉस्टैल्जिया सामने आ गया मेरा। मैं सिर्फ उन दिनों नेशनल मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हुआ करता था, वहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ा करता था। तो मेरे एक दोस्त हैं अल्लाह बख्श फरीदी, अल मारूफ मधुर मलिक, तो वो मुल्तान आर्ट्स फोरम के रेगुलर मेंबर थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर एक शाम अफसाना हो रही है, और अगर तुम कहो तो तुम्हारा भी एक अफसाना वहाँ पर रखा जा सकता है। तो अंधा क्या चाहे, 2 आंखें नेकी और पूछ पूछ। तो इस तरह से मुल्तान आर्ट्स फोरम के साथ मेरा पहला राब्ता बना। वहाँ पर वो मैंने अफसाना पढ़ा। उस अफसाने को सर खालिद सईद, अहमद नदीम तौसवी, मुबशिर मेहदी, ये हमारे बड़े सीनियर लोग थे, उन्होंने बड़ा सराहा, और उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि मैं अपनी तहरीरें मुल्तान आर्ट्स फोरम के प्लेटफॉर्म पर पेश करता रहूं। तो इस तरह से मुल्तान आर्ट्स फोरम आना जाना शुरू हुआ। 6 महीने साल के बाद कुछ ऐसे हालात बने कि लेकिन मैं इससे आपके बात काट रहा हूँ, इससे पहले कोई बचपन में कहीं से तो किताब का शौक हुआ होगा ना? कहाँ से पढ़ना शुरू किया, कहाँ से लिखने का शौक पैदा हुआ? सर, हमारे दौर में किताब अभी इतनी एक लोगों की पहुंच से दूर नहीं हुई थी, और बच्चों के रिसाले थे, डाइजेस्ट थे, इमरान सीरीज थी, और वो फैशन हुआ करती थी उस दौर का। तो ये मेरे हाथ लगी, और जल्दी इसके जरिए मैं सबरंग डाइजेस्ट तक जा पहुंचा। बस वो सबरंग ने फिर उसके बाद वो अदब का रास्ता खोल दिया। सबरंग में ही मंटो से तारुफ हुआ, वहीं कृष्ण चंद्र से तारुफ हुआ। सब आपने फिक्शन को पढ़ा वहाँ? जी, फिक्शन, और वहीं से फिक्शन की तरफ, वहीं से फिक्शन का एक सफर शुरू हो गया। फिर ये कि शुजाबाद से मेरा ताल्लुक था, तहसील शुजाबाद से। तो वहाँ शाकिर शुजाबादी का उन दिनों बड़ा नाम हुआ करता था, और बहुत ज्यादा मुशायरे हुआ करते थे। तो नसर पढ़ी तो मैंने ज्यादा नसर,
लेकिन जब लिखने का वक्त आया तो शायरी लिखी गई। और या कहा जाता है कि पहला सफर हमारा नसर की तरफ आते हुए भी शायरी का ही एक पड़ाव होता है। तो वो बेवजन थी चीजें, काफिये में थी, लतीफ में थी, लेकिन वजन में नहीं थी। लेकिन इस बहाने मुझे वो मुशायरों तक एक्सेस मिल गई। ठीक है, पहले वो अटेंड करने शुरू किए, एक दो मुशायरों में शाकिर साहब के साथ मुझे पढ़ने का मौका भी मिला। और बस मैट्रिक के बाद मैं मुल्तान आ गया, एमरसन कॉलेज। तो एमरसन कॉलेज भी बड़ा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हुआ करता था। असलम अंसारी साहब अभी यहाँ पर मौजूद थे, हमीद अस्कर फाइक साहब हुआ करते थे, बहुत सारे, नेमतुल हक साहब हुआ करते थे। तो एक मुकाबला हुआ। यहाँ आपका सब्जेक्ट कौन से थे? मेरे सब्जेक्ट्स होते साइंस के, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। लेकिन वो इंटरेस्ट जो कि अदब के साथ था, तो नखलिस्तान की एडिटरशिप के लिए, उर्दू एडिटरशिप के लिए एक कंपटीशन हुआ मजमून नवीसी का। तो खुशकिस्मती से वो मेरा मजमून पसंद किया गया और मैं अभी फर्स्ट ईयर एफएससी में ही था कि नखलिस्तान का मैं मुदीर बन गया। तो एक रब्त मुल्तान के अदबी मंजरनामे के साथ उस नखलिस्तान के जरिए भी हुआ। और फिर वो नेशनल मेडिकल कॉलेज से होता हुआ मुल्तान आर्ट्स फोरम तक वो सिलसिला। और फिर जैसे कि आप जानते हैं मुल्तान आर्ट्स फोरम तो फिर एक इंस्टीट्यूशन था, एक इंस्टीट्यूशन है। खालिद साहब की सरबराही में अहमद अदीम तौसवी, मुबशिर मेहदी, आमिर सुहेल, मुमताज अतर साहब आप उन दिनों आया करते थे। तो कमर रजा शहजाद साहब आया करते थे, नवाजिश अली नदीम साहब आया करते थे, डॉक्टर अमीन साहब एक रेगुलर विजिटर थे, अनवार साहब कभी कभार चक्कर लगाया करते थे। तो जो हमारा मुल्तान का, साउथ पंजाब का जो एक अदबी विरसा था, और वो लोग जो इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखते थे, तो उनको सुनने का भी मौका मिला, उनसे बात करने का भी मौका मिला, उनसे मुकालमा करने का मौका मिला। और सबसे अहम चीज ये होती थी कि हम तहरीर पेश किया करते थे तनकीद के लिए। तो उनकी वो जो भी अप्रिसिएशन होती थी, रिजेक्शन होती थी, किसी भी तहरीर के हवाले से हमें कुछ नए नुकात वो सुझाते थे। मैं समझता हूँ कि चल रही होती थी, उससे एक बात चलती थी, मुकालमा चलता था। तो आपके सामने चीजें खत्म होना शुरू हुई, आपके सामने एक अहद समेटा गया, आपने और हमने एक पूरे अहद को अपने सामने मुतहर्रक देखा भी, और फिर हमने उसे ख़त्म होते भी देखा। ये कैसा महसूस करते हैं आप? और फिर हम जब आगे की तरफ जाते हैं तो हम चीज़ों में किताब की इन्वॉल्वमेंट कम होती देख रहे होते हैं। सर आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इसके हवाले से जो मुझे सबसे बड़ा शौक महसूस हुआ था वो था साल 2009-2010, जिन दिनों बाकायदा लोगों से पूछा जाता था कि आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है, या सोशल मीडिया पे एक क्वेश्चन हुआ करता था योर फेवरेट बुक, तो उनका जवाब हुआ करता था आख थू, ठीक है, या आई डू नॉट रीड बुक्स ओ माई गॉड यख। तो ये बुक्स ना पढ़ना भी एक ऐसा दौर है जब फैशन में आ गया था। और वहां पर हमें लगता था कि अब शायद किताब पढ़ने का कल्चर कभी वापस ना आए, शायद जो अदब का जरिया दरख्शां है वो गुजर चुका है। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि 2014-2015 में ये वाली जो बदतरीन सूरत हाल थी वो वापस पलटना शुरू हुई, वो आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होना शुरू हुई। सिलसिला शुरू हुआ, बहुत सारे जो हमारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स थे जैसे लम्स, नस्ट, हबीब यूनिवर्सिटी कराची, फास्ट, यूईटी, इन इदारों में लिटरेरी सोसाइटीज बनी। उन सोसाइटीज पर बुक्स पढ़ी गई, उर्दू भी अंग्रेजी भी, उन किताबों पे मुकालमा किया गया छोटे स्केल पे। मगर चूंकि वो इनोवेटर थे, और इनोवेशन अगर किसी भी समाज में आती है तो वापस वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट होती है। फिर एक इनोवेशन के बाद एक अर्ली अडॉप्टर भी होते हैं, फिर लेट अडॉप्टर भी होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेजॉरिटी। तो मैं समझता हूँ मेजॉरिटी तक तो खेल नहीं आया, लेकिन हमारे इनोवेटर्स के जरिए जो खेल शुरू हुआ, और ये खेल फिर आगे लिटरेरी फेस्टिवल्स तक भी गया, ये आगे फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो अदब के हवाले से गुफ्तगू है उसके हवाले से भी, ये जो पीडीएफ कल्चर एक पिछले कुछ अरसे में आया है, ये भी कहीं यहीं से आया है। अब ये सिचुएशन है कि खुद मैं अगर मुड़ के देखूं तो 2006 में जब नेशनल मेडिकल कॉलेज को मैं छोड़कर गया था, यहां पर किताब पढ़ने का कल्चर नहीं था, उन दिनों खत्म हो चुका था।
लेकिन अब वही खुद उसी निश्चर में बुक क्लब एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो महीने में एक उर्दू की या एक अंग्रेजी की या एक सराइकी पंजाबी की किताब पढ़ी जाती है, इस पर 15, 20, 25, 30 बच्चे बैठ के बात करते हैं, टीचर्स भी साथ होते हैं। खुद निश्चर मेडिकल कॉलेज एक लिटरेरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर चुका है। तो हम एक जरी अहद में, अदब के एक दरख्शां अहद में पैदा हुए, हमने खुद उन रिवायात को कमजोर होते देखा, फिर मुझे लगता है कि वहीं से एक नया सिलसिला शुरू हुआ जिसका एक नया अंदाज जरूर है, उस पुराने सिलसिले से उस तरह से जुड़ा हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन कुतब शुनासी, कुतब बीनी, अदब शुनासी, अदब बीनी बड़ी प्राइमरी सतह पर लेकिन शुरू हो चुकी है और अर्ली अडॉप्टर स्टेज पे आ चुकी है। दूसरे सब्जेक्ट की तरफ अब आता हूं कि आपने एजुकेशन की तरफ अब आते हैं ना, आपने वो मेडिकल से शुरू किया और उसके बाद आपने मुकाबले के इम्तिहान से और बाकी सारी चीज़ों से आप इंतज़ामी ओहदों पर आ गए, और इंतज़ामी ओहदों पर आने के बाद आपने जुडिशल मजिस्ट्रेट की हैसियत से भी फ़राइज़ अंजाम दिए। सो एक लिखने वाले को बहुत सारे दुखों को देखने का मौका मिलता है ऐसे ओहदों पर आकर, और फिर बाज़ औक़ात अपनी बेबसी का भी एहसास होता है। लोग आपसे तवक्को रख रहे होते हैं कि आप उनका मसला हल कर देंगे, लेकिन आपके पाँव में बहुत सी जंजीरें होती हैं, आप वो नहीं कर पाते। ये कैसे तजर्बात थे? सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और जब हम सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं और फिर एक ऐसे मुल्क की सरकारी नौकरी जो एक तरक्की पजीर मुल्क है और तरक्की के बजाय पसेमानगी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर सिस्टम हमारे उधड़े हुए पड़े होते हैं, चीजें बेतरतीब हो रही होती हैं हर दिन के साथ, मेरिट का कॉन्सेप्ट कमजोर होता जा रहा होता है, तो चैलेंज और बढ़ जाता है। इस सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो एक सिविल सर्वेंट को याद रखना चाहिए, और मैंने ये याद रखने की कोशिश की कि असल में हम किसे जवाब दें। क्या हम ताकत के मराकज को जवाब दे हैं या पब्लिक सर्वेंट या सिविल सर्वेंट के तौर पर असल में हम अवाम को जवाब दें। ठीक। मैंने कोशिश की कि मैं अपने आप को अवाम को जवाब दे बनाऊं, लेकिन वही बात कि सिस्टम के अंदर तो बहुत सारी जगहों पर हम बेबस होते हैं। तो एक सिविल सर्वेंट को सबसे पहले तो ये लाइन ड्रा करनी होगी कि क्या वो कर सकता है और क्या वो नहीं कर सकता। जो वो नहीं कर सकता वहां पर तो बेबसी है, वहां पर तो कथारसिस ही है, लेकिन जो वो कर सकता है वो उसको करने की कोशिश करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरे पास सर वहां पर दारुल अमान हुआ करता था, मेरे पास वहां पर 164 के बयानात हुआ करते थे। 164 के बयानात अमूमन किन के होते हैं? अमूमन ये उन खवातीन के होते हैं जिन्होंने रन अवे मैरिजेस की होती है, जिन्होंने लव मैरिज की होती है। अब हमारा जो जुडिशियल, बाकी तमाम निजामों की तरह ही हमारा जुडिशियल सिस्टम भी बेसिकली पेट्रियार्कल है और फ्यूडल है अपनी असास में। बिल्कुल ऐसे। यहां पर उन औरतों को नापसंद किया जाता है, उन औरतों को जज किया जाता है। जो मेरा जिंदगी को देखने का नुक्ता नजर था, मैं उनकी मजलूमियत को, उनकी ट्रेजेडी को समझ सकता था, और बसाओ का तो उनकी ट्रेजेडी दो तरफा हुआ करती थी कि वो एक बहुत बुरे माहौल में वो जिंदगी गुजार रही होती थी, जहां उनके पास ब्रीदिंग स्पेस नहीं होती थी, ग्रो करने का इम्कान नहीं होता था, उनके पास कोई अपनी जाती मर्जी नहीं होती थी। और अभी वो मोहब्बत के बाद जिस जगह पर आई है वो भी कमोबेश वैसी ही जगह है, और इस सारी सूरत हाल में जान के लाले भी पड़े हुए हैं। जो मैं कर सकता था वो ये था कि मैं उस पूरी फ्यूडल स्ट्रक्चर को बालाए ताक रखते हुए, कानून मुझे गुंजाइश देता था कि मैं पाकिस्तान भर में, वो कहीं से भी बिलोंग करती है वो लड़की, मैं उसका बयान लिख लूं, लेकिन उसका बयान अदरवाइज लिखा नहीं जाता था। हमारे मैजिस्ट्रेट्स उसका बयान लिखते नहीं थे, जवाब देते थे कि नहीं हमारी हदूद में नहीं है। लॉ ने हमें गुंजाइश दी, तो वो गुंजाइश मिलने के बाद मैंने पूरे पाकिस्तान के वो स्टेटमेंट्स लिखे, और मुझे लगता है कि ये खामोश सी कंट्रीब्यूशन थी, एक ऐसी कंट्रीब्यूशन जिसका शायद कोई बहुत विजिबल असर ना हो, लेकिन मैं समझता हूं कि सैकड़ों खवातीन ऑनर किलिंग से इस एक स्टेप से, सिर्फ इस एक स्टेप से बच पाई। एक चीज और होती थी हमारे पास। मैं ना गुफ्तगू करता हूं अभी थोड़ा सा एक वक्फा लेकर। नाज़रीन इकराम, मुकालमा रजी के साथ हम मजीद गुफ्तगू करते हैं और इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और नैयर मुस्तफ़ा साहब से मजीद गुफ्तगू करते हैं। मुकालमा रजी के साथ मैं आपका मेज़बान रज़ीउद्दीन रज़ी। आपकी 3
4 हैसियतें हैं। कॉलम मेरी वो चीज़ है जिसे मैं लिखता हूँ, मैं फाइनल करता हूँ, मैं देखता हूँ और मैं ही आप तक पहुँचाता हूँ। एक ऐसे इलाके में आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, कैसे ये आइडिया आया? जिनकी बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती और वहाँ पे वो स्कूल मौजूद भी नहीं थे। पहले के लिटरेचर और बाद के लिटरेचर में आप क्या डिफरेंशिएट करेंगे? जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैं उस तारीख से ताल्लुक रखता हूँ जिसको कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक। बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो गई, मादूम हो गई, खाने चीज़ें चेंज हो गई। मंदिर में वो शादी हाल बना हुआ था और उसके जो फर्श पे ईंटें आज तक लगी हुई है ना, उन पे संस्कृत लिखी हुई है। इंसान पहले आया था और इसलिए उसकी फोकियत है। इंसान मजहब के लिए नहीं बना, मजहब इंसान। उसको रिफाइन करने के लिए फिरके हैं, अकायद हैं, वो बाद में। इंसानियत का मैसेज ही उन्होंने दिया। कमर रज़ा शहजाद का एक शेर है कि मेरी हंसी का शोर भी सबसे बुलंद है, शायद मैं दुख भी सबसे ज्यादा उठाऊंगा। प्रोग्राम मुकालमा रज़ी के साथ हर बुध और जुमेरात को 8 बजे शब N News HD पर। जी नाज़रीन इकराम, मुकालमा रज़ी के साथ और वक्फे के बाद हम दोबारा आपसे हम कलाम हैं और हमारे साथ नैयर मुस्तफ़ा साहब है। जी नैयर मुस्तफ़ा साहब, आपको मैंने उस वक्त बात मुकम्मल नहीं की थी और आप वो बयानात के हवाले से बता रहे थे कि आपने बहुत सारी ख़वातीन को ऑनर किलिंग से बचाया था। सर मैं समझता हूँ कि उसमें मेरा भी एक कंट्रीब्यूशन है। दूसरी एक बड़ी दिलचस्प चीज़ ये थी कि मेरे पास पैटी ऑफेंसेस हुआ करते थे। लाइक किसी ने शराब पी ली है, किसी ने जुआ खेल लिया है, कोई पतंग उड़ाते हुए पकड़ा गया है, तो इस तरह के ऑफेंसेस। अच्छा, लॉ इन तमाम जुराइम के हवाले से हमें प्रोबेशन भी प्रोवाइड करता है, हमें फौरी फाइन करके इसको डिस्पोज करने की पार भी फराम करता है। लेकिन जब मैं आके देखा नेचर ऑफ केसेस, तो इस तरह के छोटे छोटे केस, वो 751 वो छोटी सी लड़ाई झगड़ा होती है जो सुलह करा के भी या सुलह होके भी ठीक हो सकती है, लेकिन ये 1.5-2 सालों से चल रहे थे, ये हजारों फाइलें थी। मैं नहीं समझता कोई लंबी चौड़ी कंट्रीब्यूशन की, लेकिन मैंने ये किया कि मैंने इन केसेस को एट द स्पॉट डिसाइड करना स्टार्ट किया। एट द स्पॉट डिसाइड करने से वो जिसने एक छोटा जुर्म किया था, जो भी उसकी सजा थी, या अगर वो बरी हो सकता तो वो उसको मिल गई। सिस्टम के ऊपर फाइलों का बोझ नहीं पड़ा, चीजें कम हो गई। और ना सिर्फ ये कि इससे गुड गवर्नेंस हुई, बल्कि मुझे लगता है लोगों की जिंदगी में आसानी भी आई। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे एरियाज होते हैं जिन पर हम तवज्जो देकर इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी में आसानी ला सकते हैं, और बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां पर हमारे पास बेबसी होती है। बेबसी के कोई 1-2 वाकया जो आप चेक करना चाहते थे, कर नहीं सके? सर ह्यूमन लेवल पर मैंने एक बड़ी अजीब गरीब सी बेबसी महसूस की। मैं लाहौर में मैजिस्ट्रेट हुआ करता था और एक एंटी करप्शन रेड हमने करना था, और वो रेड के लिए मुजफ्फरगढ़ से कुछ लोग आए हुए थे। उनके बच्चे की अननेचुरल डेथ हुई थी और अभी वहां पे एक फोरेंसिक लैब से उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी थी, जो उनको मिल नहीं रही थी, जो वहां पे मुतलका आदमी था दे नहीं रहा था। तो पहले भी 2 चक्कर लगा चुके हुए थे, हर दफा कुछ पैसे देते थे, वो बंदा कहता था कि अभी देर है, वापस चले जाते थे। तो पहले तो मैंने उनका वो जो एक पेन की सी कैफियत थी वो महसूस की। फिर रेड पर हम चले, रेड करके आखिर को जिस बंदे को हम पकड़ के लाए, तो उस बंदे ने कहा कि मुझे आज छोड़ दें, कल मुझे पकड़ लीजिएगा। उन्होंने कहा जी मैं एक मेव बरादरी से ताल्लुक रखता हूं, हमारी बरादरी में बेटी का रिश्ता बहुत मुश्किल होता है और मेरी हैं 4 बेटियां, तो मैंने रिश्वत ली है और मैं ले रहा हूं और मैं लेता रहूंगा, ठीक है, लेकिन इन 4 बेटियों की शादी के लिए, तो इसके बगैर मैं बरादरी में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, इसके बगैर मेरी बेटियों की शादी नहीं हो सकती। तो एक आदमी जिसको हम जालिम समझकर पकड़ने गए थे, वो मजलूम भी था। तो ये जालिम और मजलूम की सरहद जिस तरह से ब्लर हुई, एक तो मुझे वहां पर बड़ा बेबसी का एहसास हुआ कि किया तो कुछ भी नहीं जा सकता, ये तो पीछे सिस्टमैटिक हमारे लैप्सेस हैं। और दूसरा, जाती तौर पर मैं फांसी की सजा के खिलाफ हूं। मैं समझता हूं किसी भी मजहब समाज के अंदर फांसी नहीं होनी चाहिए, और अगर हमें लगता है कि कोई आदमी इतने बड़े जुर्म का मुर्तकिब हो चुका है और हम उसको रिफॉर्म भी नहीं कर सकते, तो बहरहाल उसको बिहाइंड द बार रखा जाए, रिफॉर्म करने की कोशिश की जाए। अच्छा, एक तरफ तो आपके ये ख्यालात हों, दूसरी तरफ
जब नेशनल एक्शन प्लान के बाद फांसियां शुरू हुई, बहुत अरसे की जरदारी साहब ने रोकी हुई थी, तो भावलपुर स्टेशन पे ड्यूटी इत्तेफाक से मेरी लगा दी गई। मैंने बड़ी कोशिश की कहीं से मेरा ट्रांसफर हो जाए, मुझे छुट्टियां मिल जाएं, लेकिन ना हुआ। और आखिर को वो ड्यूटी करने, एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ की फांसी की, मैं ही वहां पर मौजूद हुआ करता था। तो वो लोग जो फांसी लिखने आया करते थे, किसी ने आज से 20 साल पहले कत्ल किया था, किसी ने 22 साल पहले कोई ऑनर किलिंग की थी, 25 साल पहले किसी से, जब वो 18 साल का था उससे कोई कत्ल हो गया था। लेकिन ये बंदा जो मेरे सामने था, ये वो आदमी नहीं था। 20 से 25 साल जेल में गुजार किए कोई और आदमी था, ठीक है। ये जिसके ना वो जज्बात थे, ना वो महसूसात थे, ना वो जिंदगी को देखने का तरीका था। उनमें से 80% लोग तो जिंदा भी नहीं थे, वो मरने से पहले मर चुके हुए थे। तो वो जब फांसी की ड्यूटी होती थी, मुझे बड़ा बेबसी का एहसास होता था और मुझे लगता था कि जो भी इनका जुर्म था शायद उसकी सजा ये पा चुके, उससे ज्यादा पा चुके, और ये कि अब हम मरे हुए आदमियों को मार रहे हैं। तो मैं इस टॉपिक को अब छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि तकलीफ दे चीजें हैं, इनको जितना जिक्र करें। आप भावलपुर सेक्रेटरीट भी है और जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट में काम कर रहे हैं। अच्छा, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जो है, इसमें दो अमली पाई जाती है। सूबे के नाम पर एक सेक्रेटरीट बना दिया गया और एक मुल्तान में बना दिया गया। एक उन्होंने कहा कि भावलपुर में तो शायद इमारत भी नहीं बनी इसकी अभी तक। जी, इसमें सर इसका एग्जैक्ट जो प्लान आया था और जिसके तहत ये शुरू हुआ था, वो ये था कि 8 डिपार्टमेंट्स मुल्तान को दिए गए थे, जो अभी मुल्तान में ही ऑपरेशनल है। ठीक। 8 डिपार्टमेंट भावलपुर को दिए गए थे, वो भावलपुर में ऑपरेशनल है। ठीक। और जो SNGAD था, सर्विस इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और ऑफिस ऑफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, वो दोनों शहरों के साथ मुंसलिक था। ठीक। तो ये तो दुरुस्त है कि सूबे के नाम पर अगर ये सेक्रेटेरिएट दिया गया है तो शायद ये वेल डिजर्व्ड और वेल प्लेस्ड नहीं है। लेकिन बावजूद इसके मैं ये समझता हूं कि इंतजामी बुनियादों पर हमारे रीजन में सेक्रेटेरिएट आना एक आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाएगा। हमारा जो साउथ पंजाब का जो बजट है, जो 33% के करीब बनता है, वो बजट यहीं पर आना शुरू हो जाएगा, यहीं पर लगना शुरू हो जाएगा। लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए छुट्टी की दरखास्त बसाओगात अप्रूव करवाने के लिए लाहौर जाना पड़ता है, यहां से 10-10 घंटे का सफर करके। एक आदमी रुझान से अगर चला है या रहीम यार खान की सादकाबाद से वो चला है, तो उसके लिए तो ये एक सजा है। यहां पर सेक्रेटेरिएट आने से लोगों की जिंदगी में आसानी आएगी, इससे गुड गवर्नेंस हो सकेगी, और जब यहां पर जेन्युइनली फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आखिर को सूबा बनना ही है। सूबा फ्यूचर है, ना सिर्फ इधर बल्कि मुल्क भर में नए सूबे बनने हैं, क्योंकि इस आबादी के तूफान को हम नए इंतजामी यूनिट बनाए बगैर, नए सूबे बनाए बगैर हम मैनेज कर ही नहीं सकते। अच्छा, ये बताइए, आपके पास ई सर्विसेज हैं और ई सर्विसेज में आप क्या इस खित्ते में आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं और क्या कुछ प्लान ऐसे हैं जो आप बताएंगे? सर, मैं डिप्टी सेक्रेटरी सर्विसेज और डिप्टी सेक्रेटरी ई गवर्नेंस के तौर पर, तो ई गवर्नेंस वो एक साइड है जो ज़ाती तौर पर खुद मुझे बड़ी पसंद है, क्योंकि हम ट्रेनिंग के दौरान पढ़ा करते थे और जब दुनिया के मुख्तलिफ मॉडल्स देखा करते थे डेवलपमेंट के, तो उसमें एक इंडिकेटर आया करता था डिजिटल गवर्नेंस। फिर हमने दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में सुना 2 साल पहले कि दिल्ली गवर्नमेंट ने तो अपनी फंक्शनिंग इस हद तक वो इंप्रूव कर ली है डिजिटल गवर्नेंस के तहत कि लोगों को ऑफिस को विजिट ही नहीं करना पड़ता, वो घर बैठे एप्लीकेशन देते हैं, ऑफिस में उसका डिसीजन होता है, वो घर बैठे वो काम एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये तो गुड गवर्नेंस एट इट्स बेस्ट है जो हम समझ पाए। तो जो ई गवर्नेंस है, डिजिटल गवर्नेंस है, ये इसकी इब्तिदा है। पहले मरले पर यह हुआ है कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स थे सेक्रेटेरिएट के, हमने उनको डिजिटलाइज किया है, हमने फाइल वर्क को रिप्लेस कर दिया है। अभी वो बोसीदा फाइल वर्क एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि कंप्यूटर्स के ऊपर ही हम काम करते हैं। जैसे ही हम किसी इशू पर, किसी एप्लीकेशन पर काम करना स्टार्ट करते हैं, उसका नोट वगैरह बनाते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो साथ एक टेक्स्ट मैसेज भी जिस आदमी के पास हो गया था वो टेक्स्ट मैसेज भी उसके पास जाता है। तो इससे प्रोसेस बड़ा तेज हो गया और इससे ट्रांसपेरेंसी में इजाफा होगा।
फाइलों को तो गुम भी किया जा सकता था, आग भी लगाई जा सकती थी, फाड़ा भी जा लेकिन सकता था। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ना मुझे कुछ तजर्बात हुए हैं ई गवर्नेंस के। वो तजर्बात ये हैं कि हमारे यहाँ लोगों को कुछ बहाने चाहिए होते हैं। हमारे यहाँ बैंकों में भी अगर आप देख लें और बाकी जगहों पर भी आप देख लें तो सिस्टम डाउन होने का एक बहाना बहुत शानदार है। सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, हमारे पास इस वक्त इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, सर्वर डाउन हो गया है, ये सारे बहाने मौजूद हैं। इन बहानों से कैसे निजात हासिल होगी? आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है। लेकिन अगर हम मस्बत समत पर सफर कर रहे हैं, देखिए फ्यूचर तो डिजिटल गवर्नेंस ही इसी का है। इसको स्लो डाउन तो किया जा सकता है मुख्तलिफ बहानों के साथ। आप याद करें आज 10-1 साल पहले जब सोशल मीडिया आया था तो खुद सोशल मीडिया का, हालांकि वो गूगल जैसी कंपनी उसको डील कर रही थी, उसको फेसबुक मेटा जैसी कंपनी उसको डील कर रही थी, लेकिन टेक्निकल इश्यूज आते रहते थे। मतलब 2 तरह के इश्यूज है ना, एक तो ये कि कोई जानबूझ के कर रहा है, एक ये कि सिस्टमैटिक एरर है, सिस्टम एरर। लेकिन आप 10 साल में देखें कि कितनी सिस्टमैटिक अपडेट आ गई है। और मेटा तो अभी प्लान कर रहा है कि घर बैठे हमें वर्ल्ड कप का फाइनल दिखाया करेगा इस फील के साथ कि जैसे हम वहीं पर मौजूद हों, एक मेटावर्स की सी एक कैफियत। तो चूंकि फ्यूचर डिजिटल गवर्नेंस है तो इस तरह के जितने बहाने, इश्यूज, नेटवर्क का डाउन होना, अगर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे तो सब दूर हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। हम इसको अचीव कर लेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग जो है ना वो जो हम कहते हैं ना कि दफ्तरों में हाजिरी डिजिटल हो रही है, लोगों ने उसके भी बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लोगों ने उसके भी बहुत सारे रास्ते निकाले हुए हैं। खैर हमें उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए। मैं प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं और आखिरी लम्हात में मैं ये चाहूँगा कि आप कुछ 2-4 ऐसी बातें जो आप कहना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं, जो आपके जहन में कुछ चीज़ें हैं कि आप चाहते हैं कि आवाम तक ये मैसेज पहुँचे, वो हम चाहते हैं कि आप थोड़ी सी उसके ऊपर रोशनी डालें। अब मैं अभी कुछ दिन पहले कराची के दोस्त हैं मुस्लिम अंसारी जी, उनकी किताब पर मुझे दिबाचा लिखने का इत्तेफाक हुआ है और उनके अफसाने पढ़कर फिर मुझे एक दफ़ा समाज को फरोलने का, खुद अपने आप को फरोलने का तो एक इंकशाफ हुआ। वो ये कि खुद मेरे अपने अंदर, मैं एक अदीब हूँ, एक शायर हूँ, एक हसास आदमी होने का दावा करता हूँ, लेकिन खुद मेरे अपने अंदर अजनबी और बेगानगत घर कर रही है। एक एलियनेशन का सामना मैं कर रहा हूं। और फिर मैंने मुड़ के देखा तो मुझे यूं लगा हमारा समाज का कमोबेश हर फर्द और एक और सतह पे शायद दुनिया का हर फर्द एलियनेशन से गुजर रहा है। तो और वो डिजिटल दुनिया की देन है, डिजिटल दुनिया की भी देन है। इसके अलावा डिजिटल दुनिया ने डिफरेंसेस को बड़ा कर दिया है। डिफरेंसेस तो है ना लोगों के दरमियान, फर्द का फर्द से डिफरेंस है, एक मुल्क का मुल्क से डिफरेंस है, तो वो डिफरेंसेस अब ज्यादा शार्प होकर नजर आते हैं। तो एक ऐसी दुनिया जो जहां पे बराबरी नहीं होगी, एक ऐसी दुनिया जहां पर हर इंसान दूसरे इंसान के बराबर मौके नहीं रखता होगा, तालीम के, सेहत के, ग्रोथ के, वो दुनिया खुद अपनी मौत आप मर जाएगी। हमारी हसासियत, हमारा इंसान होना खत्म हो जाएगा। तो हमें पहले तो ख्वाब देखना है एक बच्चे की तरह और एक आर्टिस्ट की तरह। हमने अपने अंदर एक बच्चे को जिंदा रखना है, एक आर्टिस्ट को जिंदा रखना है, इस ख्वाब को जिंदा रखना है कि ये दुनिया एक ऐसी दुनिया में तब्दील हो जहां पर फर्द फर्द के बराबर हो और हर फर्द के पास बराबर मौका हो ग्रो करने का। अगर हम ये ख्वाब नहीं जिंदा रख पाएंगे तो हम खुद जिंदा नहीं रह पाएंगे। थैंक यू। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हमने सुनी और बुनियादी इस गुफ्तगू का जो आखिरी पैगाम था, उसका बुनियादी थीम अगर हम देखें तो वो यही है कि हमें नफ़रतों को ख़त्म करना है इस समाज से। जब हम इस दुनिया को खूबसूरत बनाना चाहेंगे तो फिर हमें मोहब्बत को फ़रोग़ देना है। और वो जो एक बहुत मशहूर मिसरा है, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, बुनियादी तौर पर आज की हमारी गुफ्तगू उसी हवाले से थी। नाज़रीन इकराम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन इकराम, अपने मेज़बान रज़ीदीन रज़ी को इजाज़त दीजिए। मुकालमा रज़ी के साथ, नए मेहमान के साथ आइंदा हफ्ते आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।